हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अक्षय क्लासेज में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान के 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही वायरल मॉडल पेपर, जो कि बोर्ड परीक्षा दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी स्टूडेंट 2024 की बोर्ड परीक्षा में गृह विज्ञान का पेपर देने जाने वाला है, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी सारे जितने भी क्वेश्चन हैं, मैं सबका एक एक करके अच्छे तरीके से लिखित आंसर दूंगा। गृह गणित के भी जो भी क्वेश्चन है, मैं एक एक को अच्छे तरीके से हल कराऊंगा। तो इसलिए स्टूडेंट, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो पर लाइक करिएगा, वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट किए हैं तो अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। चलिए, नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। हमें 15 मिनट केवल पढ़ने के लिए मिलेगा। एक एक निर्देश को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और उसके बाद एक एक प्रश्नों को अच्छे तरीका से हल करेंगे। साथ ही देखिए, पहला निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, हमें एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है, सबका उत्तर हम देकर ही आएंगे। दूसरा, इस प्रश्न पत्र के दो खंड, खंड अ तथा खंड ब है। इसके कितने खंड है? तो दो है, अ तथा ब। निर्देश 3 है कि खंड अ में एक अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसे हमें OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर दे करके आना है। निर्देश 4 है कि खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दे। OMR उत्तर पत्रक पर हमें कहीं पर भी काट पीट नहीं करना है, इरेजर नहीं करना है, और व्हाइटनर का बिल्कुल प्रयोग ही नहीं करना है। ठीक है। और निर्देश 5 है कि प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है। कोई भी प्रश्न यदि हम हल कर रहे हैं तो वो कितने नंबर का है, उसके सामने ठीक ठीक इस प्रश्न पत्र में भी लिखा रहेगा। खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। खंड ब को आप लोग अच्छे तरीके से जरूर देखिएगा, वीडियो को पूरे अंत तक देखते चलिएगा। खंड ब जो है लिखित वाला है, एक एक अच्छे तरीके से हल कराएंगे आप लोगों को। देखिए, निर्देश 6 है कि खंड ब में सभी प्रश्न के उत्तर एक साथ ही करके आना है। लगातार करेंगे तो काफी सुंदर दिखेगी, इससे हमको क्या होगा, तो अच्छा से अच्छा नंबर एग्जामिनर दे देगा। निर्देश 8 नंबर है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न नहीं आता है उस पर हमें समय बिल्कुल नष्ट नहीं करना है। तो स्टूडेंट, यदि आप अक्षय क्लासेज पर पढ़ रहे हैं तो गृह विज्ञान के सारे वीडियो देखते जाइए। मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड किया है। मेरा आप सारे वीडियो देख करके जाने के बाद आपका एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो गृह विज्ञान में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत पैदा करेगा। तो चलिए खंड अ का प्रश्न करते हैं। खंड अ, ठीक है। टोटल 20 का 20 बहुविकल्पी प्रश्न अच्छे तरीके से आपको बताते हैं। पहला प्रश्न है कि 7 लीटर दूध का दाम 420 रुपया है, तो 1 लीटर दूध का दाम क्या होगा? 420 में हम कितने से भाग दे देंगे? तो 7 से भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा पूरे कितना? 60। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, 60 रुपया होगा। अब प्रश्न संख्या 2 है कि गिफ्ट चेक में रुपये की राशि होती है। गिफ्ट चेक कितने रुपये का होता है? 30 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया, 21 रुपया। तो गिफ्ट चेक, इसको हम लोग उपहार चेक के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहीं उपहार चेक कह दे तो आप लोग परेशान मत होइएगा। उपहार चेक या गिफ्ट चेक कितने रुपये का होता है? तो 21 रुपया का होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 3 को देखिए। पारिवारिक बचत की सुरक्षा का साधन है। पारिवारिक बचत सुरक्षा की साधन क्या है? पहला है बैंक, दूसरा है पोस्ट ऑफिस, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। तो पारिवारिक बचत को हम कहां से सुरक्षित कर सकते हैं? तो बैंक में भी और पोस्ट ऑफिस में भी। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 4 पढ़ते हैं कि जल से फैलने वाले रोग हैं। जल से फैलने वाला रोग है। ऑप्शन है पेचिश, अतिसार, हैजा या इनमें से सभी। तो जल से फैलने वाला जो रोग है वो हो जाएगा हैजा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए,
अब क्वेश्चन संख्या 5 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 क्या है कि टिटनेस रोग के जीवाणु पाए जाते हैं मिट्टी में, गोबर में, जंग लगे लोहे पर या इन सभी पर। तो टिटनेस रोग के जो जीवाणु पाए जाते हैं वो जंग लगे लोहे में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आपका क्वेश्चन संख्या 6 है कि जल का रासायनिक सूत्र है H2O2, H2O या O2 और ऑप्शन डी है HO। तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं कि डेंगू फैलता है किससे भाई? मच्छर से, घरेलू मक्खी से, तिलछट्टे से या इनमें से कोई नहीं। तो डेंगू किससे फैलता है? तो डेंगू मच्छरों के द्वारा फैलता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण का कारण है नगरीकरण, वनों की कटाई, औद्योगिकरण या इनमें से सभी। तब पर्यावरण प्रदूषण का कारण हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए कि कपड़े पर निशान लगाना चाहिए। भाई कपड़े पर किससे हमें निशान लगाना चाहिए? फ्रेंच चाक से, मिल्टन चाक से, पेंसिल से या सफेद चाक से। तो कपड़े पर हमें किससे निशान लगाना चाहिए? तो मिल्टन चाक से। मिल्टन चाक से निशान लगाएंगे तो निशान आराम से मिट जाता है, इसलिए मिल्टन चाक से हम लोग कपड़े पर निशान लगाते हैं। एक एक करके अच्छे तरीके से पढ़िए ताकि एकदम आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगर जो वीडियो अच्छी लगी है अभी तक तो लाइक करिए, फिर आगे पढ़ते हैं। घर में वस्त्र सिलने से बचत होती है धन की, समय की, वस्त्र की या इनमें से सभी की। तो जब घर में आप कपड़ा सिलेंगे तो आपका पैसा तो बचेगा ही, समय भी बचेगा, साथ में वस्त्र जो है अनावश्यक रूप से जो बचता है वो भी आपका बच जाएगा, ज्यादा काट पीट नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी की, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि सब्जियों को धोना चाहिए। सब्जियों को कब धोना चाहिए? काटने के बाद, छीलने के बाद, काटने छीलने से पहले या कभी नहीं। तो सब्जियों को हमें कब धोना चाहिए? तो काटने छीलने से पहले धोना चाहिए, यानी कि ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं कि रोगी का भोजन होना चाहिए। रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए? चटपटा, वसी, सुपाच्य या बिना पका। तो रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए? सुपाच्य होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो आसानी से पच जाए, ठीक ना? ये नहीं कि चटपटा, मसालेदार या ज्यादा तेल वाला या बिना पक्का नहीं होना चाहिए। रोगी का भोजन सुपाच्य होता है जो आराम से पच जाए, आसानी से पच जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक है? भाई भोजन हम पकाते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे तो हमको हानि होगा, हानिकारक है। ऑप्शन है पानी, दूसरा ऑप्शन है सोडा, तीसरा ऑप्शन है नमक और चौथा ऑप्शन है चीनी। तो भोजन पकाने में सोडा का जो है सोडा हानिकारक होता है, यानी कि सोडा हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 है कि मोच की क्या पहचान है? मोच की क्या पहचान है? मोच आने से दर्द होता है, मांसपेशी में खिंचाव आती है, सूजन होता है या इनमें से सभी। तो देखिए मोच की पहचान ये सभी होता है, यानी कि मांसपेशी में खिंचाव आएगा, दर्द आएगा, सूजन भी होता है जब भी मोच आती है। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं कि श्वसन प्रक्रिया में रक्त का शुद्धिकरण होता है। रक्त जब श्वसन प्रक्रिया होती है तब ब्लड, खून का शुद्धिकरण कौन करता है? भाई आपको बताना है, यकृत में होता है, फेफड़ों में होता है, वृक्क में होता है या हृदय में होता है। तो किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा वृक्क में, हम लोग इसे किडनी भी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं कि अस्थि भंग में मांसपेशियों में क्या होता है? सूजन होता है, दर्द होता है, अंग निष्क्रिय हो जाते हैं, इनमें से सभी होता है। तो देखिए अस्त भंग जब होता है तो मांसपेशियों में सारी प्रक्रियाएं हो जाती हैं, यानी कि सूजन भी होगा, दर्द भी होगा, अंग निष्क्रिय भी होने लगता है, यानी कि ये सभी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? एक स्वस्थ व्यक्ति की हृदय गति प्रति मिनट होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की गति प्रति मिनट कितना होती है? तो 92 से 96 बार, 67 से
70 बार, 90 से 100 बार या 72 से 80 बार। तो एक स्वस्थ मनुष्य की हृदय गति कितना होती है? तो 72 से 80 बार होती है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि थर्मामीटर से ज्ञात करते हैं नाड़ी की गति, श्वास की गति, रक्तदाब या शरीर का तापमान। तो थर्मामीटर से क्या नापा जाता है भाई? तो शरीर का तापमान नापा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन संख्या 20 पढ़ते हैं, अंतिम बहुविकल्पीय वाला है। इसके बाद तुरंत ही हम लोग को पढ़ेंगे जो खंड ब है, वर्णनात्मक प्रश्न लिखित आंसर वाला, जिसमें से 50 नंबर मिलने वाला है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है 20, 22, 24 या 28। तो देखिए मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है, यानी कि 12 जोड़ी, यानी कि 12 का जोड़ा, यानी कि 24 पसलियां होती है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे खंड ब। एक इसका निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश क्या है? तो निर्देश प्रश्न संख्या 21 से 26 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हमें 25 शब्दों के अंतर ही दे देना है, ठीक है। और प्रश्न संख्या 21 है कि चेक कितने प्रकार के होते हैं, उनकी उपयोगिता लिखिए। चेक क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उपयोगिता क्या है, इन सबको हमें अच्छे तरीके से लिखना है। तो देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 21 अति लघु उत्तरीय प्रश्न वाला है, प्रश्नोत्तर संख्या 21। अब चेक भाई कितने प्रकार के होते हैं हमको बताना था। तो चेक 4 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं हमको ये भी लिख देना है साथ ही में। तो चेक भाई साधारण चेक, दूसरा होता है रेखांकित चेक, तीसरा होता है उपहार चेक और चौथा होता है ट्रैवलर चेक। और चेक की उपयोगिता क्या है, चेक का उपयोग क्या है, ये हमें बताना है। तो हेडिंग बना दीजिएगा उपयोगिता, लिख के आइएगा एकदम अच्छे से सटीक से, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। आपको 70 में 70 मिलना ही चाहिए, क्योंकि आप एकदम अच्छे क्लासेज पर पढ़ रहे हैं, मेहनत के साथ पढ़ रहे हैं, पूरे जज्बा जोश के साथ। देखिए उपयोगिता क्या है? तो चेक एक दस्तावेज है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति या संस्था को भुगतान करने के लिए किया जाता है और इसे बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। चेक का उपयोग आप लोग समझ गए कि चेक क्या है? एक प्रकार का दस्तावेज है जिसका उपयोग हम व्यक्ति अथवा संस्था को भुगतान, यानी कि रुपए पैसे की लेन देन के लिए करते हैं, ठीक है, किया जाता है। और इसे कौन जारी करता है भाई? तो इसे बैंक जारी करता है। अब क्वेश्चन संख्या 22 पढ़ते हैं कि जल प्रदूषण किसे कहते हैं। जल प्रदूषण किसे कहते हैं आपको बताना है, ठीक है। चलिए जल प्रदूषण, आराम से क्वेश्चन संख्या 22 लगाइए और लिखिए जल प्रदूषण है क्या। अपने भाषा में लिखते हैं कि जल में अवांछनीय पदार्थों या अशुद्धियों का मिलना जल प्रदूषण कहलाता है। जल में अवांछनीय पदार्थों या अशुद्धियों का मिलना जल प्रदूषण कहलाता है। और जल प्रदूषण के कारण क्या है, एक और हेडिंग लगा के लिख देंगे, बिल्कुल नंबर नहीं कटेगा। देखिए कारण क्या है? जल में जैव रासायनिक पदार्थों तथा विषैले रसायन, खनिज आदि मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है। तो यहाँ से राइट आंसर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन संख्या 23 पढ़ते हैं कि हाथ सिलाई के 4 टांकों के नाम लिखिए। और इसके लिए हमें पूरे 2 नंबर मिलने वाले हैं। हाथ सिलाई के 4 टांके कौन कौन से हैं और उनका नाम हमें लिख देना है, आराम से लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, हाथ सिलाई के 4 टाके निम्नलिखित है, कौन कौन सा है? तो कच्चे व सादे टाके। पहला का नाम क्या है? कच्चे व सादे टाके। कांच के टाके, तीसरा ऑप्शन है, तीसरा है नेपची टाके और चौथा है बंखिया व तुरपाई वाले टाके। तो ये हाथ के सिलाई के 4 टाके थे। चारों का चारों आप लोग अच्छे से याद करिए और लिख के आ जाइएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं कि रोगी को देने वाले विभिन्न तरल आहारों के नाम लिखिए। भाई रोगी को कौन सा आहार दिया जाता है, उनके आहार का क्या नाम का है, उनको सब लिखना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24, रोगी को देने वाले तरल आहारों के नाम जो है निम्नलिखित है। कौन कौन से तरल आहार दिया जाता है? पहला है कि नींबू का पानी देना चाहिए, दूसरा है जौ का पानी देना चाहिए, तीसरा है सब्जियों के जूस देने चाहिए, चौथा है फलों के जूस देना चाहिए और पांचवा है कि जल या पानी देना चाहिए। ये तरल आहार है, ठीक है। रोगी को दिए जाने वाले ये 5 के 5 तरल आहार है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 25, अस्थिभंग और मोच में क्या अंतर है। अस्थिभंग और मोच में क्या अंतर है? क्वेश्चन नंबर 25 को अच्छे तरीके से लिखना है। अस्थिभंग और मोच में अंतर, क्या क्या अंतर है लिखना है। इधर हेडिंग बना दीजिएगा अस्थिभंग और इधर लिख दीजिएगा मोच, दोनों में अंतर लिखेगा।
तो अस्थिभंग में क्या होता है, तो हड्डियों को टूट जाने को अस्थिभंग कहते हैं। अस्थिभंग क्या है, तो जब हड्डियां टूट जाती है उसको हम लोग अस्थिभंग कहते हैं। जबकि मोच क्या है भाई, तो मोच हड्डियों की संधि या जोड़ में होती है। मोच में हड्डियां टूटती नहीं है, मोच जो है हड्डियों की संधि या जोड़ में होता है। दूसरा अंतर लिखेंगे कि यह हड्डी पर दबाव या चोट लगने के कारण होता है। अस्थिभंग कब होता है, तो हड्डी पर दबाव पड़ेगा या चोट लगेगा तो ये हो अस्थिभंग हो जाएगा। जबकि मोच क्या है, यह संधि पर खिंचाव होने के कारण होता है, तो ये मोच वाला हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या है कि स्पंज किसे कहते हैं, इसकी कब आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, स्पंज किसे कहते हैं और इसकी आवश्यकता कब पड़ेगी। अब हम लोग लिखेंगे कि सामान्य रूप से स्पंज द्वारा शरीर की सफाई की जाती है। शरीर का सफाई करने वाला एक प्रकार का यंत्र ही होता है। ठीक है, यदि तीव्र ज्वर हो और ठंडे पानी से स्पंज करके ज्वर को नियंत्रित किया जाता है। भाई स्पंज क्या है, तो स्पंज जब भी हमें बुखार होता है, तेज बुखार होता है, तो पानी के द्वारा हल्का हल्का करके आप लोगों का जो है माथा है या शरीर को थोड़ा थोड़ा क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। ये स्पंज की प्रक्रिया होती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं। 27 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर ध्यान से देखिए, आ गया गृह गणित वाला। गृह गणित वाला ये प्रश्न है, तो गृह गणित के लिए मैं बता दे रहा हूं, मेरे ही चैनल पर अक्षय क्लासेज पर एक स्पेशल वीडियो बनी है गृह गणित का। उसमें सारे गृह गणित के जितने टाइप के क्वेश्चन है मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है। चलिए गृह गणित वाला क्वेश्चन है कि 12 कुर्सियों का मूल्य 1260 रुपया है, तो एक कुर्सी का मूल्य क्या होगा। इसे अच्छे तरीके से हल करेंगे। देखिए चूंकि 12 कुर्सियों का मूल्य कितना है भाई, तो 1260 रुपया है। कितने कुर्सी का पूछा है, एक कुर्सी के। थोड़ा सा यहाँ मंत्रा में ध्यान दीजिएगा, कुर्सी थोड़ा सा गलत लिखा गया था। एक कुर्सी का मूल्य क्या होगा, तो 1260 में हम 12 से भागा दे देंगे तो 105 रुपया आ जाएगा। ठीक है, 105 रुपया होगा एक कुर्सी का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, वृक्षारोपण के 4 लाभ बताइए। वृक्षारोपण के 4 लाभ बताइए। चलिए वृक्षारोपण के 4 लाभ कौन कौन से, तो तेज हवा से फसल की रक्षा करता है। तेज हवा से फसल की रक्षा करता है। शुष्क हवा को आर्द्र हवा में बदलकर फसल की रक्षा करता है। तीसरा लिखेंगे खेत की नमी में वृद्धि होती है। चौथा लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। वृक्षारोपण के ये 4 लाभ है। 4 ही लाभ नहीं है, बहुत सारे लाभ है। आपको लिखना है कि भाई वृक्षारोपण करने से जो पर्यावरण होता है उसमें भी शुद्धि आता है, शुद्धिकरण भी वृक्षारोपण से हो जाएगा। जितने हम वृक्ष रोपेंगे उतने बहुत हमें फायदा ही होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 को पढ़ते हैं कि अस्थिभंग किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है। ठीक है, अस्थिभंग किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार की होती है, एकदम अच्छे तरीके से लिखना है। अस्थिभंग हेडिंग लगाइएगा, अस्थिभंग। चलिए किसी अस्थि के टूटने या उसमें दरार पड़ने को अस्थिभंग कहते हैं। अस्थिभंग किसे कहते हैं, तो कोई भी हड्डी है यदि टूट जाती है या उसमें दरार पड़ जाता है तो इस प्रक्रिया को अस्थिभंग कहते हैं। अस्थियों पर एक सीमा से अधिक बल या झटका लगने के कारण अस्थिभंग हो जाती है। जो हड्डियां होती है उसका भी एक सीमा रेखा है, ज्यादा दबाव पड़ेगा, झटका लगेगा तो टूटेगी ही टूटेगी। चलिए अस्थिभंग के प्रकार, अस्थिभंग कितने प्रकार के होते हैं, तो अस्थिभंग बंद या खुला, फ्रैक्चर, ठीक है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, बारीक रेखा सा फ्रैक्चर, ये प्रकार है अस्थिभंग के। ठीक है, अब हमें आगे बताना है क्वेश्चन नंबर 30, पर्यावरण संरक्षण के 4 उपाय बताइए। भाई पर्यावरण संरक्षण करने के लिए 4 उपाय कौन कौन से हैं, तो पर्यावरण संरक्षण के 4 उपाय है। कम जुताई, भूमि संरक्षण वाली फसलें लगाना, भूमि की जो रक्षा करती है ऐसे हमें फसल लगाना है। चराई प्रबंधन में सुधार करना है। कृषि वानिकी का अधिक से अधिक उपयोग करना है। और पर्यावरण के एक और भी उपाय है, बहुत सारे उपाय हैं। क्या, हमें पेड़ों को अधिक से अधिक लगाना होगा ताकि पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। चल ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं 31, भोजन पकाने के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। भाई भोजन पकाने के केवल 2 उद्देश्य लिखना है, अच्छे तरीके से अधिक भी लिख देंगे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, भोजन पकाने का मुख्य उद्देश्य, भोजन पकाने का मुख्य उद्देश्य क्या क्या है भाई, तो भोज्य पदार्थों का सुपाच्य बनाना, ये पहला है। दूसरा है आहार को अत्यधिक स्वादिष्ट बनाना,
अत्यधिक स्वादिष्ट बनाना और भोजन को आकर्षक बनाने के लिए हम लोग पकाते हैं, या आहार को संरक्षित करने के लिए भी पकाया जाता है। तो भोजन पकाने की ये मुख्य उद्देश्य है। आपसे 2 उद्देश्य पूछा था, दोनों बात एक ही है। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग करके आ जाइएगा। अब आगे निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरी है। प्रश्न 32 और 33 में विकल्प दिए गए हैं, एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में लिखना है। ठीक है, ठीक है। अब चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन फिर आ गया हमारा गृह गणित वाला। एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी है। 40% विज्ञान के हैं तथा शेष साहित्य वर्ग के हैं। दोनों वर्गों में विद्यार्थियों की संख्या अलग अलग बताइए। इसे हम आपके सामने एकदम अच्छे तरीके से हल करके बताते हैं। भाई प्रश्न क्या था? तो विद्यालय में कुल विद्यार्थी लिखेंगे कितने? 1000 लिखेंगे। विद्यालय में कुल विद्यार्थी, विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? तो 1000 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया हम लोग का 1000। अब इसमें आगे लिखा है कि 40% विज्ञान के हैं। तो विज्ञान के कितने? तो 40%। विज्ञान बराबर 40%। अब विज्ञान वाले संख्या निकाल देंगे। तो विज्ञान के विद्यार्थियों की संख्या, विज्ञान के विद्यार्थियों की संख्या, विज्ञान के विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगा भाई? तो 1000 का 40%। आप लोग अच्छे से हल करके आइएगा। ठीक है, लिखेंगे 1000 और का मतलब क्या होता है? गुणा। 40% मतलब 40 बटा में 100। एक एक बात समझा दे रहा हूं। यहां से आ जाएगा 40 गुणे 100 यानी कि 400 विद्यार्थी। 400 विद्यार्थी ये हो जाएगा आपका विज्ञान वाला। उसके आगे क्या करना है? तो आगे आपका है कि साहित्य, शेष साहित्य के हैं, साहित्य वर्ग के हैं, दोनों वर्गों का। तो साहित्य वाले कितने हो जाएंगे? 40% विज्ञान के हो जाएंगे। तो साहित्य हो जाएगा 60%। साहित्य बराबर 60%। क्यों? क्योंकि 100% ही टोटल संख्या होती है। साहित्य बराबर 60%। तो साहित्य के विद्यार्थी भाई, साहित्य के विद्यार्थी या विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, विद्यार्थियों थोड़ा सा गलत लिखा गया, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। कितना हो जाएगा? तो 1000 का मतलब गुणा और 60% निकाल देंगे। या तो ऐसे भी हो जाता, या 1000 में से 400 घटा लेते तब भी आ जाता। 60 बटा में 100, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 600 हो जाएगा। 600 विद्यार्थी हो जाएंगे किसके? साहित्य वाले। चलिए अथवा लाभ भी कर लेते हैं। एक गाय 5000 रुपये में खरीद करके 4000 रुपये में बेच दी गई। हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। हमको बताना है कि हानि या लाभ हुआ है। ठीक है, तो इसे हल कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कि गाय का क्रय मूल्य, जितने में खरीदते हैं उसको हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। गाय का क्रय मूल्य कितना है? तो 5000 रुपया। यहाँ पे लिख देंगे 5000 रुपया। और विक्रय मूल्य कितना दिया है? तो विक्रय मूल्य कितने में बेची गई है? 4000 में। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 4000 रुपया। ठीक है, अब हमें इस सौदे में हुआ क्या है? तो इस सौदे में हानि हुई है। तो लिखेंगे हानि। और हानि बराबर क्या होता है? तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि 5000 माइनस 4000 कर देंगे तो आ जाएगा 1000 रुपया। कितना? 1000 रुपये का हानि हुआ है। लेकिन हमको हानि प्रतिशत पूछ रहा है। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? सूत्र हानि गुणे 100, बटा में क्रय मूल्य, इसे करेंगे हल कैसे? तो हानि के जगह पर लिख देंगे कितना? 1000 गुणे 100, अब बटा में क्रय मूल्य कितना है? तो 5000। ठीक है, अब 3 जीरो से यहाँ 3 जीरो कट जाएगा और 100 में हम 5 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा आंसर 20, यानी कि 20% हानि हुई है। ठीक है, चलिए अब आगे करते क्या है? तो आगे हमारा क्वेश्चन है 33 नंबर कि सिलाई किसे कहते हैं?
उसमें रखने वाले सामानों की सूची बनाइए। सिलाई किट किसे कहते हैं? उसमें रखने वाले सामानों की सूची बनाइए और प्रत्येक का उपयोग लिखिए। इसके लिए हमें पूरे 6 नंबर मिलेंगे। अब चलिए करते हैं 33 नंबर, सिलाई किट। क्या है? सिलाई किट हेडिंग बनाना है और लिख के आना है कि सिलाई किट से तात्पर्य उस थैले अथवा डिब्बे से है जिसमें सिलाई से संबंधित छोटा मोटा आवश्यक सामान रखा जाता है। कोष्टक में लिख लेंगे यंत्र या उपकरण सिलाई किट कहते हैं। ठीक है, सिलाई किट एक प्रकार का डिब्बा ही होता है। उसमें क्या क्या, तो सिलाई से संबंधित छोटे मोटे जो भी उपकरण है उसमें रखते हैं, उसको हम लोग सिलाई किट कहते हैं। अब सामानों की सूची की सिलाई किट में कौन कौन से सामान रखे जाते हैं? तो कैंचिया, सुइया, पीने, फिंगर कैप, धागे नापने के लिए उपकरण या इंच टेप, मोम या मिल्टन चाक, कागज, रबड़ व पेंसिल। और सबका उपयोग लिख के आना है कि कैंची से क्या होता है, सुई से क्या होता है। इन सबको आप लोग अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा करके एक एक लाइन लिख दीजिएगा। पूरे के पूरे आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। अब पढ़ते हैं 34। ठीक है, ये वाला हम छोड़ दिया। 18 वर्ष के लड़के के पैजामे की ड्राफ्टिंग खींचिए। इसको हमने नहीं किया, सिलाई किट वाला किया था। अब क्वेश्चन नंबर 34 और यह अंतिम क्वेश्चन है। भोजन में कौन कौन से आवश्यक तत्व पाए जाते हैं, हमें उनसे क्या क्या लाभ होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर करेंगे। कैसे आंसर लिखना है कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है, या सहायक होती है। तो इस तरह से 34 के 34 क्वेश्चन क्या कर दिए हमने, पूरे शुरू से लेकर के अंत तक आप लोगों को पढ़ा दिया है। स्टूडेंट, अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो बनाने के लिए जितना मैंने मेहनत किया है इसके हिसाब से इस वीडियो पर पूरे कितने, तो 1000 लाइक आने चाहिए। 1000 लाइक करवाइए ताकि मैं और उत्साह पूर्वक अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूं। सेट 1 है, सेट 1 से लेकर के 7 तक हमें एकदम कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों को दे देना है। तो वीडियो पर कितना, 1000 लाइक का टारगेट आप लोग करवाइए, दोस्तों में शेयर करिए। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।